हाय फ्रेंड्स। आज मुझे आप लोगों के साथ बात करनी थी एक स्टेज के बारे में जिसे हम स्टेज ऑफ डिफाइंस कहते हैं। अब ये क्या स्टेज होती है? अगर आप देखोगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में इस एनवायरनमेंट के यानी कि ना चलना फिरना सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। जब पैदा होता है तो कोई भी स्किल नहीं होती है, तो बच्चा पूरी तरीके से अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है। जो माँ बाप खिला दे तो खा ले, पिला दे तो पी ले, तो बहुत सारा डिपेंडेंसी होती है शुरुआत में। जैसे जैसे हेड कंट्रोल आता है, गर्दन संभालने लगता है, रेंगने लगता है, क्रॉलिंग आ जाता है, खड़ा होने लग जाता है, तो धीरे धीरे कर कर एक एक स्टेज डेवलप होने लग जाता है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है। साल भर के अंदर बच्चा चलने लग जाता है। 1.5 साल के अंदर ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, जंप कर लेना, कूद लेना, ये सब चीज़ें बच्चे के लिए आसान होती जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा ये सब चीज़ों में डेवलप होता जाता है वैसे वैसे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस कि भाई बहुत ज़्यादा उसे महसूस होता है कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे खिलाओ नहीं, मैं खुद खा लूँगा, मुझे कपड़े मत पहनाओ, मैं खुद पहन लूँगा, मुझे नहलाओ नहीं, मैं खुद नहा लूँगा। यानी कि हर चीज़ बच्चा खुद से करना चाहता है, क्योंकि डिपेंडेंस से वो इंडिपेंडेंस कि भाई मैं खुद से करूँगा, स्वावलंबन जिसे कहते हैं, तो वो उसे लगता है कि मैं खुद से हर एक चीज़ करूँगा। तो ये स्टेज आने लगता है। उसके साथ-साथ इसी इसी एज में अराउंड 18 महीने के करीब बच्चे को इमोशंस एक्सप्रेस करना आने लगता है। चिल्लाते हैं ज़्यादा, रोते हैं, हर चीज़ को ना बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उसे समझ में आने लगता है कि अच्छा मेरे इमोशंस करके भी कुछ हैं। और उस वक़्त अगर हम बच्चे को बोले, "ओह! देखो तुम रो रहे हो, अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम हँस रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है।" यानी कि हम बच्चे को उसके इमोशंस के बारे में समझा रहे हैं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो करके, राइट? बच्चे को तो नहीं पता होता है, वो तो सिर्फ़ बचपन में, छोटेपन में सिर्फ़ रिएक्ट कर रहा होता है। तो 18 महीने की उम्र में काफ़ी सारा इंडिपेंडेंस आने लगता है, हर एक चीज़ बच्चा खुद से करना चाहता है। और जैसे-जैसे इंडिपेंडेंस आता है, जैसे-जैसे वो खुद से करने लगता है, उसके साथ-साथ इमोशंस समझ में आने लगती हैं और बहुत सारी वो भावना आती है कि मैं कुछ हूँ, मैं, जो स्वयं का जो अनुभव होता है कि भई मैं भी कुछ हूँ, जिसे हम ईगो कहते हैं, वो डेवलप होने लगता है। सेल्फ इमेज डेवलप होने लगती है कि भई खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो डेवलप होने लगता है। अब अगर बच्चा नॉर्मली डेवलप हो रहा है तो ये सारे स्टेजेस आते हैं, लेकिन अगर बच्चे को डायग्नोसिस है ऑटिज्म का या एडीएचडी का या सेरेब्रल पॉल्सी का, तो बच्चे इस स्टेज से, जिसे हम स्टेज ऑफ डिफाइंस कहते हैं, इस स्टेज से नहीं गुजरते हैं, जिसकी वजह से हम जो खिलाएं वो खा लेंगे, जो पहनाओ वो पहन लेंगे, जो कराओ वो कर लेंगे, तो वो वैसे टाइप का स्टेज होता है। तो क्या होता है कि अगर ज़्यादातर बच्चों के साथ हम थेरेपी शुरू करते हैं या जैसे मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का काम शुरू करूं, तो बच्चे इस स्टेज से, जिसे हम डिफाइंस का स्टेज कहते हैं, इस स्टेज से वो गुजरने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हर चीज़ को बच्चा ना बोलने लग जाएगा। तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि जब हम आपके पास नहीं आ रहे थे तो वो हमारी सब बात मानता था, अब जब से आने लगे हैं, थेरेपी करने लगे, अब तो वो ज़्यादा ज़िद्दी होने लग गया है, हर बात को ना कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है बात को, समझ रहा है लेकिन सुनना नहीं चाह रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूजुअली ये स्टेज से हर बच्चा गुजरता है। नॉर्मली 18 से 24 महीने में बच्चे इस स्टेज से गुजरते हैं, लेकिन अगर कोई डेवलपमेंटल डिले है या कोई डायग्नोसिस है तो उस स्टेज से नहीं गुजरते। और जब हम थेरेपी शुरू करते हैं तब फिर बच्चे उस स्टेज से गुजरते हैं। और उस स्टेज में फिर हम देखेंगे कि बच्चा हर बात को ना करेगा। कोई भी बात, जैसे हम बोले ये कर लो नहीं करना, ये खा लो नहीं खाना, वो पहन लो नहीं पहनना, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से, हर चीज़ खुद से करना होता है। तो ये टाइप का बिहेवियर हमें दिखने लगता है। कई सारी बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बच्चा सब कुछ खुद से करना चाह रहा है, अपने चॉइसेस, अपनी अपनी जो मन की बात है वो आपको बताना चाह रहा है, कभी चिल्लाकर, कभी गुस्से में, कभी बिहेवियर से बता रहा है,
लेकिन जब ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे ये एहसास हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। आप मुझे कोई मैं रोबोट नहीं हूँ कि आप मुझे बोलो बैठ जाओ मैं बैठ जाऊँगा, उठ जाओ मैं उठ जाऊँगा। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि उस बच्चे में ये डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है। तो इसे हम स्टेज ऑफ डिफाइंस कहते हैं। कई सारे लोग इसको टेरेबल टूज भी कहते हैं कि जब 2 साल का बच्चा होता है ना, हर बात को मना करते हैं, चिड़चिड़ गुस्सा करते रहते हैं। तो इस स्टेज में हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हमने बच्चे को सपोर्ट करना है, क्योंकि इमोशनली भी सपोर्ट करना है। अगर वो बहुत गुस्सा कर रहा है तो हमने वो इमोशन को लेबल करके देना है कि देखो तुमको गुस्सा आ रहा है, देखो तुमको इस वजह से गुस्सा आ रहा है, या जो भी है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चा मांगे उसे दे दो, रो रहा है तो सब दे दो, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस स्टेज में हम जितना उसे इंडिपेंडेंट और खुद से काम करने देंगे, उतना बच्चा खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। उसे ये फील होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको लग रहा है वो अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पा रहा है, जो कि काफ़ी ठीक है, इस एज में, इतने बड़े हम हो गए। मैं रादर अपनी बात करूँ तो मैं अभी भी कभी कभार अपने इमोशंस को गुस्सा कर देते हैं, पता है गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ जाते हैं, पता है चिढ़ना नहीं है, बट हम फिर भी वो कर देते हैं। तो बच्चा तो अभी ये वो चीज़ को सीख रहा होता है उस एज में। तो अगर हम उसे वो अवेयर करा दें कि देखो तुम ये महसूस कर रहे हो, और पता है अगली बार अगर तुमको ये चाहिए तुम मुझे बोल के मांग सकते हो। तब नहीं करना है जब बच्चे को टैंट्रम हो रहा है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उसे हम समझ कर ले और हम उसे ज़्यादा सपोर्ट दें, तो बच्चा काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव करता है। ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर आपका बच्चा कुछ भी बात नहीं सुन रहा था, सब कुछ ये सुन नहीं रहा था क्योंकि समझ नहीं रहा था, और जो आप करा रहे थे करता जा रहा था, लेकिन अब वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, समझ रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है, उसे वो करना है जो उसका मन हो रहा है। मतलब कि उसके अंदर ये एहसास होने लग गया है और ईगो डेवलप हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। हर एक बात को मान लेना नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसे समझ कर लेना है। अगर बच्चा आपको ना बोले कि मुझे ये नहीं करना है, कई सारी बार पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, मुझे ना बोल दिया, मम्मी को ना बोला, पापा को ना बोला, ऐसे थोड़ी होता है, दादी को ऐसे क्यों बोला, दादा को ऐसे क्यों बोला। बच्चा किसी के साथ एक ईगो बैटल या ईगो स्ट्रगल नहीं करना चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की जो मन की बात है, या जो अपने आप के जो चॉइसेस हैं, वो आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना सीख रहा है। अगर बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया तो हम उसको सिखा देंगे, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। बच्चा सुन लेगा, नॉट रियली। आपकी बात आराम से सुन के लेगा, नॉट रियली। लेकिन जब ये सब हो रहा है, अगर हम उसको समझ कर ले और उसको समझाएं कि क्या करना है, तो बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक स्टेज ऑफ डिफाइंस है जो सारे बच्चे इस स्टेज से गुजरते हैं। जब मैं बच्चों के साथ थेरेपी शुरू करती हूँ, मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा हमारा सब कुछ सुनता था, अब ज़िद्दी हो गया है। सो इट इज़ नॉट कि वो ज़िद्दी हो गया है, वो अपने आप को समझने लगा है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे एक पेरेंट मुझे कह रहे थे कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ नहीं मांगता था पहले, जो दो ले लेता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। अब मेरा बच्चा मुझसे मांगने लगा है कि ये चाहिए, वो चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो बता पा रहा है कि मुझे ये चाहिए, जिसका मतलब है कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में मैंने अपनी किताब में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप मेरी पूरी किताब पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे का बिहेवियर अगर कुछ आ रहा है, तो मैं उस बिहेवियर को कैसे समझूँ कि क्या बिहेवियर किसके वजह से है। तो इसमें मैंने एक लिखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट इफ़ द ब्रीदिंग स्पेस इज़ नॉट गिवन एट दिस स्टेज, कि इस स्टेज में जब बच्चा एक्सप्रेस करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, और हम उसे नहीं भाई तुमको वो करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, अगर हम वैसा करेंगे तो चिल्ड्रन फील सफोकेटेड एंड हैव मोर टेंट्रम्स। तो ज़्यादा चिड़चिड़ होगा, ईगो बैटल हो जाएगा। उसने गुस्सा किया, मम्मी ने गुस्सा किया, उसने गुस्सा किया, पापा ने गुस्सा किया, और यही चलता रह जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा इस स्टेज में जा रहा है तो हम उसको एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दें। मैं फिर से ये दोहरा रही हूँ कि मेरा एम ये नहीं है कि मैं उसकी हर एक बात मान के लूँ, बट मैं समझ कर लूँ कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। But it is important to be aware that if we are distracted as caregivers when they need help, they feel disoriented and overwhelmed.
बिकॉज दे जस्ट लर्निंग टू एक्सप्लोर एंड मेकिंग सेंस ऑफ देयर इमोशंस। या स्टेज में अगर मैं देखूंगी कि बच्चा डेवलप हो रहा है और उसको मैंने छोड़ दिया कि भाई अब तुम खुद से करो, तुम रो लो, तुम गुस्सा कर लो, तो उस टाइम पर तो उसको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो उस टाइम पर अगर छोड़ दिया तो बच्चा फिर उसको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, क्योंकि इस स्टेज पर जब वो हमारे सामने टैंट्रम कर रहा है उसी वक्त उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये छोटे बच्चे इस स्टेज से यूजुअली गुजरते हैं। ओके। तो अगर आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, अगर आप मेरा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन काम शुरू कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ये सब आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो क्या करना है, अगर आए और बहुत ही टेंट्रम्स हो रहे हैं तो क्या करो? तो अगर ऐसा हुआ तो जो भी आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, अगर आपको कहा है हफ्ते में 5 दिन करो तो आप 3 दिन कर लो। फिर भी आपको लग रहा है परेशान है तो 2 दिन कर लो। फिर भी टेंट्रम आ रहे तो 1 दिन कर लो। अब फिर भी अगर बहुत परेशान हैं तो आप मुझे ईमेल लिख दो कि क्या करना है। अगर आप किसी और थेरेपिस्ट के पास एक्सरसाइजेस करा रहे हो और ये बिहेवियर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ ये बिहेवियर डिस्कस करिए, क्योंकि इस स्टेज को संभाल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस स्टेज को अच्छी से संभाल लिया तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो बहुत हेल्दी तरीके से डेवलप होगा। वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेगा। वरना वो सीखेगा कि इमोशंस होते हैं, गुस्सा आता है तो नहीं बोला जाता है, शांत होकर चुप करके बैठ जाते हैं। गुस्सा आए नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो ये सीख लेगा। तो हमें उसे अपने इमोशंस को किस तरीके से, सही तरीके से एक्सप्रेस करना है वो सिखाना हमारा काम है। डॉक्टर हैरल्ड ब्लूमबर्ग एक हैं जिन्होंने किताब लिखी है मूवमेंट्स दैट हील, जो कि रिदमिक मूवमेंट्स, जो मैं बच्चों के साथ कई बार कराती हूँ। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शंस एंड ड्रीम्स अकर इन पीपल व्हाइल वी वर्क ऑन द प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। तो इमोशनल रिएक्शंस आ सकते हैं, फिजिकल रिएक्शंस भी आ सकते हैं। फिजिकल रिएक्शंस का मतलब होता है डिटॉक्स अगर हो रहा है तो स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, कई बार जुलाब हो सकता है बच्चे को अगर हम ये एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, खांसी में बलगम आ सकता है। तो ये टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। लेकिन अपने डॉक्टर को भी मिल लीजिएगा। कई सारी बार ये एक्सरसाइजेस को हम बंद करते हैं तो सिम्टम्स काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आती हैं। When we do that, it causes the nerve nets of the limbic system to develop and link up more efficiently. These processes can cause changes in emotional responses, behavior, and even hormonal imbalance. And it is very natural for a child to go through these periods of defiance. वो कहते हैं कि इस स्टेज से बच्चे गुजरते हैं। तो जब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे तो बच्चे इस स्टेज से गुजरेंगे ही। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं ये स्टेज ना आए और हम आगे पहुंच जाएं, कंसंट्रेशन आ जाए, फोकस आ जाए, ध्यान आ जाए, आप हमें वो करा दो, ये स्टेज पे मत कराओ। तो ऐसा नहीं होता है, डेवलपमेंट एक तरीके से होता है, यू नो। तो वो तरीका हम बदल नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ आता है। अब दे में बिकम मोर डिमांडिंग, बच्चे ज़्यादा डिमांड करेंगे, ये नहीं वो दो, ये नहीं वो चाहिए करके। दे में बिकम मोर बेबीइश, छोटे बच्चे जैसे फुल टाइम मम्मी का हग चाहिए, हग दो, किसेस दो, पास में लो, ये टाइप की चीज़ें। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं टॉयलेट नहीं जाने देते, टॉयलेट के बाहर बैठा रहता है मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सारी की सारी होंगी, नॉट नीडेड, कुछ हो सकता है इसमें से। They may start hanging around their mother, wanting to sit on the lap. Some kids become very afraid to sleep alone. तो ये भी हो सकता है कि पहले सो जाता था अकेला, अब नहीं सो रहा है. Some have horrible dreams or nightmares. Some have difficulties falling asleep. कि नींद आने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी. सपने आ सकते हैं, बिकॉज सपने में भी हमारा ब्रेन इंटीग्रेट हो रहा होता है. In rare cases, there are kids who may have meltdowns. अब ये लिखा है rare cases, सब में meltdown नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा tantrums, meltdowns हो सकते हैं. They may want more attention and support than the parents are used to giving them. This is especially true for children who did not go through the defined stage, कि जो 1.5-2 साल में वो स्टेज से नहीं गुजरे, जब हम थेरेपी शुरू करेंगे तो ये स्टेज से बच्चा गुजर सकता है. और फिर ये डॉक्टर हैरल्ड ब्लूमबर्ग ये भी कहते हैं कि इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब बच्चा काफ़ी काम डाउन हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, कामर होते हैं, हैप्पियर होते हैं, इम्पल्सिविटी कम हो जाती है. तो
मुझे सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाना था ताकि पेरेंट को समझा सकूं। कई सारी बार अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको ये बिहेवियर इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जिसे हम कहते हैं कि डिसऑर्गेनाइजेशन मे हैपन बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार बच्चा डिसऑर्गेनाइज होगा रीऑर्गेनाइज होने के पहले, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ये सब बच्चों के साथ होता है एंड हम इसे आराम से बहुत, अगर आप जिस थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहे हैं आप उससे ये एक्सप्लेन करोगे तो इस फेज को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यही सेम फेज जब ब्रेन बहुत डेवलप हो रहा होता है ना, तब ये फेज से हर एक बच्चा गुजरता है। सेम वे जब टीनेज आता है 13-14 वाली एज में भी, उसके पहले भी बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, इस तरीके का ही बिहेवियर आता है क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि स्टेज ऑफ डिफाइंस क्या होता है। असर्टिवनेस, ज़िद्दी हो जाना, ज़िद्दी नहीं है, बच्चा सिर्फ अपने आप को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अगर आप मेरी किताब का भी नाम देखो, इट इज़ कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड लेबल्स। हम उन्हें ज़िद्दी हो गया है, ढीठ हो गया है, ऐसे टाइप के लेबल्स देने के बजाय हम समझें कि वो ये क्यों कर रहा है, क्या वजह है और हम उसे कैसे मदद कर सकते हैं। हर चीज़, हाँ भाई अभी एक्सरसाइज करा दो, अच्छा थेरेपी करा दो, वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हम उसे किस तरीके से समझ के ले रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं कहना चाह रही थी आपको कि स्टेज ऑफ डिफाइंस होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। अगर आपको क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं स्पेसिफिकली आंसर नहीं कर पाऊंगी बट जनरल ज़रूर हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।